हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें ये पीवाईक्यू हैं वो लगा रहे थे 1996 से लेकर के अब तक जो भी हैं 2023 तक। ये सारे आपके यूपीपीसीएस, आईएएस, एमपीपीसीएस, कानून गो में जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन सबको कवर कर रहे थे। चलिए गाइस, क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और एक सवाल उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग बताइए कि जो पुर्तगाली कंपनी थी इन्होंने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ और कब स्थापित किया था। अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखेंगे। आज का पहला सवाल है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी की बात कर रहा है, तो ये शुरू की थी डच ने। व्याख्या देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। मार्च 1602 में भारत से व्यापार करने के लिए सबसे पहले डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो एक सवाल मिला कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1602 में। इन कंपनियों का क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है। इस कंपनी को डच संसद के द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। कितने सालों के लिए प्राप्त हुआ था। 21 सालों के लिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी रखा गया था। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1616 में स्थापित हुई थी। देखिए क्वेश्चन वही रहते हैं, सिर्फ घुमा फिरा करके उन क्वेश्चन को, 2-3 क्वेश्चन को जोड़कर एक बना दिया जाता है। पहले वन लाइनर पूछ लिया जाता था और अब क्या होता है, अब ये पूछ लेता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, फ्रेंच कब स्थापित हुई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, क्रम इनका पूछता है। क्रोनोलॉजी आजकल बहुत पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। अभी हम लोग पढ़कर डच ने अपनी सबसे पहले कंपनी लगाई थी कब, 1602 में। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन को घुमा दिया और ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बन गया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1632 में। 1602 में वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नाम था। व्यापार के उद्देश्य से भारत आई। सबसे पहले जितने भी यूरोपीय थे हमारे यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे। उसके बाद में इन लोगों की नीयत खराब हो गई और इन लोगों ने क्या किया, हमारे ऊपर राजनीति या शासन करना शुरू कर दिया। 1623 तक उसने कई क्षेत्रों में अंग्रेजों को हरा दिया और डच ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की थी। ये क्वेश्चन भी किसी ऑप्शनल हिस्ट्री वगैरह में कहीं पूछा गया था कि डच ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो याद रखेंगे पीपली में स्थापित की थी। 1632 में इन्होंने अपने पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और 1653 में चिंसुरा में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यहाँ पर गुस्ताव फोर्ट का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गुस्ताव फोर्ट का निर्माण किस कंपनी के द्वारा कराया गया था। तो याद रखेंगे कब, किसने कराया था, 1653 में डच ने। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, एक बार 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें लिखा था कि डच कंपनी ने अपनी स्थापना कहाँ पर, अपने कारखाने या फैक्ट्री नहीं लगाई थी। तो याद रखेंगे पीपली में, पटना और चिंसुरा में इन्होंने अपने कारखाने लगाए थे। इसके साथ में ही डचों ने सूरत, भड़ोज, कैम्बे, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम, कोचीन में व्यापारिक केंद्र खोला था। ऑप्शन में आगरा भी था, थोड़ा सा याद रखेंगे। डच मुख्यतः सूती वस्त्र, शोरा, रेशम और अफीम का व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। देखिए वही क्वेश्चन है, बंगाल में डचों ने अपना कहाँ पर अपना कारखाना लगाया था। अभी आप लोगों ने पढ़ा चिंसुरा में लगाया था। कब लगाया था, जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। देखो ऑप्शन ये पूछा जा रहा है, नागपट्टनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम। अभी पढ़ा, सही बात है। सूरत, भरूच, आगरा, ये भी सही है। कोचीन, पटना और अहमदाबाद में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डचों के द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया जाता था। तो पुलिकट बंदरगाह, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, ये तीनों ही ऐसे बंदरगाह थे जिनका प्रयोग कौन करते थे, डच करते थे अपने व्यापार के लिए। व्यापारिक स्वार्थ से प्रेरित होकर डच भी भारत आए। उन्होंने भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत 1616 और भीमलीपत्तनम 1631, नागपट्टनम 1650 ईस्वी में भारतीय बंदरगाहों का क्रमशः प्रयोग किया। ये वाला काफ़ी पूछा जाता है कि मसूलीपट्टनम में इन्होंने कब स्थापित की थी। तो याद रखेंगे 1605 में इन्होंने बंदरगाह बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था। 1759 में, किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था। तो डचों को इन्होंने हरा दिया था। डच और अंग्रेजों के बीच में कब, 1759 में लड़े गए बेदरा के युद्ध में। भारत में अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। फिर से देखेंगे, डच और अंग्रेजों के बीच में बेदरा का युद्ध कब हुआ, 1759 में स्थापित हुआ, इसमें युद्ध हुआ था, सॉरी। और इसमें क्या होता है,
अंग्रेज जीत जाते हैं, डच इसमें हार जाते हैं, बस इतना याद रखेंगे। आगे ये भी देख लीजिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। किसका? फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। कहाँ पर? कोची में। कब? 1663 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। यह आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का हिस्सा नहीं था या भाग नहीं था। तभी आप लोगों ने पढ़ा ऊपर ही कि डचों ने पुर्तगालियों को हराया था और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। कब किया था? अभी आप लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? सारे लोग जानते हैं लिवेंट कंपनी है, इसको सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। कब? 1593 ईस्वी में। ठीक है, व्याख्या थोड़ी सी देख लीजिए। भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ 1593 ईस्वी में भारत से स्थल मार्ग से। कब? 1593 में। कहाँ से? स्थल मार्ग से। अगर ये पे क्वेश्चन में घुमा दिया जाए कि जल मार्ग से, कौन से मार्ग से, तो याद रखेंगे स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। पूर्व से मसाले हासिल करने के लिए लिवेंट कंपनी 2 असफल प्रयास कर चुकी थी। अगला सवाल है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो आप लोग जानते हैं अकबर था। कभी हुई थी इसकी स्थापना? 1600 में। यहाँ पर देखेंगे 1599 में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस कंपनी का नाम था? तो याद रखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसी का इतना लंबा चौड़ा नाम था। कब? 1631 दिसंबर 1600 में स्थापना होती है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये उसी का नाम था। याद रखेंगे। उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर का शासन था, जबकि इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। क्वेश्चन पूछा जाता है एलिजाबेथ प्रथम और अकबर ये दोनों समकालीन थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में इंग्लैंड के शासक कौन थे? अभी यहाँ पर क्या पूछा गया था? एलिजाबेथ प्रथम, तो वही है। इंग्लैंड के शासक कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम थी। इस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था। देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी कब? 31 दिसंबर 1600 में। टाइम था अकबर का। ये अकबर का नाम का पत्र लेकर इनके राजदूत के रूप में हॉकिंस भी आता है 1608 में, आप लोग जानते हैं। लेकिन जब ये भारत पहुंचता है तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। तो इस टाइम पर सबसे पहले जब अपना कारखाना लगाते हैं तो इसके टाइम किसका था? ये जहांगीर का टाइम था, अकबर के बेटे का। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। यही क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सबसे पहले अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने अपना अस्थायी कारखाना कहाँ लगाया था? अच्छे से पढ़िएगा। अस्थायी कारखाना 1611 मसूलीपट्टनम में और 1613 में ये स्थायी कारखाने की स्थापना करते हैं सूरत में। दोनों चीज़ें याद रखना अच्छे से। यहाँ पे देखिए, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था थॉमस बेस्ट। इसने पुर्तगालियों को स्वाली सूरत नामक स्थान पर 1612 में पराजित किया था। तो ये स्वाली का युद्ध भी पूछा गया है। ये पूछा गया था स्वाली का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे, पुर्तगालियों के अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को 1612 में हराया था। कहाँ पर? स्वाली स्थान पर। ये स्वाली कहाँ पर है? सूरत में स्थित है। अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया गया। जहांगीर के द्वारा 1613 में सूरत में अंग्रेजों को पहला स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की गई। अभी आप लोगों ने पढ़ा 1611 में अस्थायी कारखाना कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में, और स्थायी कारखाना सूरत में 1613 में। यहाँ पर देखेंगे, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। यही से क्वेश्चन शायद पीसीएस में 2023 में पूछा गया है शायद, याद रखेंगे। सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में हॉकिंस आता है, ना कि कंपनी के या किसी के रूप में। याद रखेंगे, ये सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1608 में आता है। यही क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। हॉकिंस ने अंग्रेजों की सूरत यानी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में बसने की दरखास्त यानी आवेदन की। यद्यपि जहांगीर ने हॉकिंस का स्वागत किया, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के चलते हॉकिंस का ये आवेदन मंजूर नहीं हो सका था। इसके बाद में जेम्स प्रथम ने 1615 में टॉमस रो को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था और इंग्लिश खां की उपाधि भी इसको दी थी जहांगीर ने। किसको? हॉकिंस को। याद रखेंगे। इनका क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो हॉकिंस आया था, याद रखेंगे। उसके बाद में आता है कौन? ये टॉमस रो आता है 1615 से। ठीक है, टॉमस रो ने फरवरी 1619 में भारत छोड़ा, मतलब 1615 से लेकर 1619 तक ये भारत में रहता है। लेकिन इसके पहले ही अंग्रेज सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में कोठियाँ स्थापित कर चुके थे। ये सभी कोठियाँ सूरत की कोठी प्रेसिडेंट और काउंसिल के नियंत्रण में रखी गई थी। आपने इतनी लंबी चौड़ी बात पढ़ी, इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा। एक्सप्लेनेशन, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार।
अगला सवाल देखेंगे, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। अब आपको पता है मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने अपना कारखाना लगाया था, सूरत में भी, तो यहाँ पर टाइम भी तो दे दिया भैया। 1613 में सूरत में स्थापना करते हैं और 1611 में करते हैं मसूलीपट्टनम में। आगे मूव करेंगे। अगर क्लास यूज़फुल लग रही है तो गाइस प्लीज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको मसूलीपट्टनम तो दिया नहीं है, सूरत दिया, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग लगाएंगे। तो पहला व्यापारिक केंद्र इन्होंने सूरत में लगाया। अगर मसूलीपट्टनम होता तो हम पहले उसके साथ जाते, अगर टाइम दिया रहता 1611 या 1613 तो हम लोग किसके साथ जाते, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसके साथ चलते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूरत में अंग्रेज़ों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था। इसका ऑप्शन देखिए, अंग्रेज़ और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण, नूरजहाँ को मिली बड़ी घूस के कारण, या अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगालियों के बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अगला है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना लगाया था। इन सारी कंपनियों में से सबसे पहले सूरत में कारखाना किसने लगाया था, अंग्रेज़ों ने। कब लगाया, 1613 में। अब इनका आप लोग क्रम बता दीजिएगा कि भारत में सबसे पहले कंपनी कौन आई थी और सबसे बाद में कौन सी आई थी। कल आप लोग ये सब चीज़ देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इसकी कहाँ थी, सूरत में ही थी। बार बार वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। स्वाली कहाँ पर है, पहला सवाल सूरत में स्थित है। पुर्तगालियों को हराया था किसने, थॉमस बेस्ट ने। कब हराया था, 1612 में। भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में विचार करना है। यहाँ पर देखेंगे, थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर के द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। पुर्तगालियों को उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों के द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। या कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मॉन्सेरेट ने अकबर के साथ यात्रा की थी। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ के आप पूछ रहा है भारत आने वाले यूरोपियों के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्रोनोलॉजी में कि ये कौन सा था, ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जो आते हैं हॉकिंस से टॉमस रो मॉन्सेरेट, ये किसके दरबार में आए थे और सबसे पहले कौन आया था। याद रखेंगे जब अकबर का टाइम है तो मॉन्सेरेट आया था, फिर हॉकिंस, उसके बाद टॉमस रो आए थे। ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए, कश्मीर की यात्रा पर अकबर के साथ कौन, फादर मॉन्सेरेट ने यात्रा की थी। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आता है एवं आगरा में जहांगीर से मिलता है। ठीक, जहांगीर ने हॉकिंस से प्रभावित होकर उसको आगरा में बसने और 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान की थी, किंतु शीघ्र ही पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर के कान भरे जाने के कारण जहांगीर ने हॉकिंस सहित अंग्रेजों को आगरा से बाहर निकालने का भी आदेश दे दिया था। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है 1615 से 19 के बीच में, किंतु जहांगीर ने उसे कोई व्यापारिक संधि करने की सफलता उसको नहीं प्राप्त कर चुका था। तथापि तत्कालीन गुजरात का सूबेदार खुर्रम किसका नाम था, ये शाहजहां का, उसने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की स्वीकृति दे दी थी। अगला चलेंगे, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान, ये 24 परगना, कलकत्ता, ठाकुरगांव, ये सूतानुती, कालीकता, गोविंदपुर, ये 3 ऐसे गांव थे इनसे मिलकर के कलकत्ता की स्थापना हुई थी। किसने की थी, जॉब चार्नोक ने की थी। कब, 1690 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था। अभी आप लोगों ने पढ़ा जॉब चार्नोक था। किसने बसाया था, जॉब चार्नोक ने। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी किस वर्ष अस्तित्व में आई, इसको यही पूछ रहा है। तो कब आती है, 1700 में। मुगलों से एक बार फिर पराजित होने के बाद में 1690 में ब्रिटिश कंपनी ने जॉब चार्नोक के नेतृत्व में सूतानाती में फैक्ट्री स्थापित की। याद रखेंगे सूतानाती कहाँ पर है, बंगाल में। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आजकल। अभी पूछा गया था इसमें आरो वगैरह में, खरगोन कहाँ पर है, कहलगांव कहाँ पर है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखते चलिए। मुगलों से पहले जैसे अधिकार प्राप्त किए, जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण कंपनी ने 1696 में सूतानाती की किलेबंदी की और 1200 रुपये का भुगतान करके कंपनी के 3 गाँव सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुर की जिम्मेदारी प्राप्त की ली और 1700 में बंगाल की फैक्ट्री प्रेसिडेंट और काउंसिल के अधीन हो गई, जहां नई किलेबंदी की गई। बस्ती फोर्ट विलियम और कलकत्ता कहलाने, ये वाला जो नगर था फोर्ट विलियम और नगर जो था कलकत्ता कहलाने लगा। स्पष्ट है कि फोर्ट विलियम के निकट जो दुर्ग था उसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था, ना कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
अगला देखेंगे फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है, बार बार वही सवाल है, याद रखेंगे कलकत्ता में है। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए गाइस, इस तरीके के सवालों से बोर नहीं होना, छोड़ के क्लास को नहीं जाना है। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन वही रहते हैं, लेकिन उनका लेवल कितना हाई होता जा रहा है आजकल। इसने इन सवालों को पढ़िए, इसके बीच में से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं और इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। देखिए यहाँ पर देखेंगे जॉब चरणोक अगस्त 1690 में सूतानुती में आया था और उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग बनाया था। बताइए फ्रांसीसी ने बनाया था या किसने बनाया, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक ठीक होगा। कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए थे, देखिए कितने 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, किन के बीच में, अंग्रेजों के और किसके, ये फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, याद रखेंगे। और 1748 में किसकी, एक्सला चापेल की संधि होती है, उसके द्वारा ये खत्म होता है। यहाँ पर देख लेंगे, पूरा डिटेल दी हुई है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में होता है। इसके 3 प्रमुख कारण थे। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न था, ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पूछा गया है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार के लिए संघर्ष चल रहा था। दोनों शक्तियाँ भारत में व्यापारिक स्वामित्व चाहती थीं। अगला इधर देखेंगे, दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से लेकर 1754 और इसका मुख्य कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के उत्तराधिकार का प्रश्न था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा युद्ध किस कारण से हुआ था। उत्तराधिकार का ये कौन सा था, हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के उत्तराधिकार का प्रश्न था। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की बढ़ती हुई राजनीतिक लिप्सा थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से लेकर के 1763 में और इसका मुख्य कारण क्या था, यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच लड़ा जा रहा है सप्तवर्षीय युद्ध। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध किसका परिणाम था, एक ये याद रखेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध का ही परिणाम था। और इसी के बीच में 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है, ये भी याद रखेंगे, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया, बस ऐसे याद रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था। देखिए वही का सवाल है जो हम लोगों ने पढ़ा, बस इसको घुमा दिया थोड़ा सा। कर्नाटक की मूल राजनीति में अंग्रेजों फ्रांसीसियों की भागीदारी, अंग्रेजों को दक्षिण से बाहर निकालने की डुप्ले की महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच व्यापार या ऑस्ट्रियाई राज्य प्राप्ति का युद्ध जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। यही आंसर सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, एक्सला चापेल 1748 की संधि के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, सही बात है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। कर्नाटक का पहला युद्ध, इनको भी लाइन से लगाने के लिए पूछा जाता है, क्रम से, इनको मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 1746 से 48 में होता है और 1748 में एक्सला चापेल और कहीं कहीं आपको चापेल लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखेंगे, घबराना नहीं है, एक ही बात है। 1748 के साथ होती है संधि का परिणाम ये होता है कि अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः वापस मिल जाता है तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुईबर्ग मिलता है। क्या ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था यहाँ पर, पता है ना, अभी आप लोगों ने पढ़ा। तो भारत में अंग्रेज़ों को मद्रास मिलता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसियों को क्या मिलता है, लुईबर्ग मिलता है। थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। डॉडवेल के अनुसार क्या, भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण घटना है और उनके शब्दों में इससे समुद्री शक्ति के अत्यधिक प्रभाव का प्रदर्शन हुआ तथा भारतीय फौजों की युद्ध पद्धति पर यूरोपीय युद्ध पद्धति के महत्वपूर्ण होने का प्रदर्शन हुआ। अगला देखते हैं 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डी वॉश का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, अभी मैंने बताया, फ्रांसीसियों का। याद रखेंगे, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया। कब वॉश किया, 1760 में वॉश किया था। वॉन्डी वॉश का युद्ध अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुआ कब, 1760 में, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। उनको पांडिचेरी अंग्रेजों का सौंपना पड़ा था। ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वॉन्डी वॉश का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो उनका अंग्रेज और फ्रांसीसी ना दे करके इनका नाम दिया गया था। तो याद रखेंगे, आयरकूट और काउंट डी लाली ने। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने लाली को कूट कूट कर वॉश कर दिया, अंग्रेजों ने लाली को कूट कूट कर वॉश कर दिया, बस। आयरकूट और फ्रांसीसी में काउंट डी लाली, और 1760 में उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वॉन्डी वॉश के युद्ध में पराजित हुआ था। तभी आप लोगों ने पढ़ा, काउंट डी लाली। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था, तो फ्रेंच के भाग्य भैया वॉन्डी वॉश के युद्ध में इनको मार के भगा दिया इन्होंने 1760 में। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे के सवाल देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।